कैमरा टेढ़ा है, अब सीधा आ रहा है इसमें। मैं तो टेढ़ा नहीं आ रहा हूँ ना, मुझे वैसे ही, वरना लोग बोलते हैं बहुत टेढ़ा आदमी है ये। अच्छा जी, क्लास हम जो इस मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं वो क्या है? क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन, देखो क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? उमूमी तौर पे लोग समझते हैं ज़र की तख्लीक। अलबत्ता ये भी ज़र की तख्लीक है ज़रूर, लेकिन ज़र की तख्लीक से दो मुराद है। ज़र की तख्लीक से दो मुराद है। अगर मुझे वक्त मिला तो मैं आप लोगों को आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा कि सोने के एवज नोट छापने का जो नज़रिया था वो क्या था। यानी अगर आप किसी भी करेंसी नोट के बारे में देखें तो उसके पीछे लिखा हुआ होता ना, हामिल हाजा को मुतालबे पर अदा किया जाएगा। सही है, हामिल हाजा को मुतालबे पर अदा किया जाएगा। देखा है ना नोट में, है या नहीं है? ये देखा होगा सबने, चाहे वो 10 का नोट हो या 5000 का नोट हो, किसी भी नोट की तुम बात कर लो, हर नोट में ये लिखा हुआ होगा। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि उसके पीछे कोई ज़र मौजूद है, उसके पीछे कोई ज़र मौजूद है। इसको कहते थे गोल्ड स्टैंडर्ड, लेकिन ये बात ख़त्म हो चुकी है। ये बात मैं भी आपको बता दूं, कोई इस बात को बेस नहीं बना ले कि इसका मतलब ये होने वाला, ये है, अभी भी ऐसा नहीं है। 3 नज़रियात हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड, जिसको मिंट पार कहा जाता था, बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी, एक ये भी तरीका है जिससे ज़र की हैसियत का मालूम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू का मालूम करते हैं। आप कहते हैं ना कि पाकिस्तानी करेंसी इतनी डी वैल्यू हो गई है, उसको चेक करने के कई नज़रियात हैं। तीसरा नज़रिया कहलाता है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, जो पूरी दुनिया में आजकल राइज है। तो खैर ये अभी के लेक्चर की नहीं, हम आगे के लेक्चर्स के ऊपर बात करेंगे कि उसका नज़रिया क्या होता है, करेंसी वर्थ में क्या चेंजेस आती हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? चलो आगे चलते हैं। क्रेडिट क्रिएशन से मुराद क्या है? क्रेडिट क्रिएशन से मुराद ये है ज़र की तख्लीक, लेकिन कर्जों से। एक तो नोट छापा जाए तो भी ज़र की तख्लीक हो जाती है, और दूसरा कर्जे से भी ज़र की तख्लीक होती है, वो समझेंगे। अच्छा, पहले तो ये समझो कि ज़र की तख्लीक का असर क्या पड़ता है। इस ज़र की तख्लीक का असर क्या पड़ता है मईशत के ऊपर। जब ज़र की तख्लीक की जाएगी, क्रेडिट की क्रिएशन की जाएगी, या नॉर्मल करेंसी छापा जाएगा, तो भी उसका माशरे में असर पड़ेगा, मईशत पे असर पड़ेगा। वजह यह है, जब आप करेंसी नोट छापते हैं तो करेंसी नोट का इम्पैक्ट ये पड़ता है कि इकॉनमी के अंदर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है। इकॉनमी के अंदर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है। उम्मीद है आपके जहन में अक्सर और बेशतर सवाल ये आता होगा कि सर कंट्री के पास तो, स्टेट बैंक के पास तो ये इख्तियार हासिल है ना कि वो नोट छापे, नोट छाप के ज़रूरियात को पूरा कर ले, उसके पास ये मुमकिन है या नहीं है? लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर हुकूमत करेंसी नोट छापती है और करेंसी नोट छाप कर अपनी ज़रूरियात को पूरा कर लेती है, उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि मुल्क में दौलत की रसद, मुल्क में दौलत की सप्लाई, मुल्क में करेंसी नोट की सप्लाई बढ़ जाएगी, और वो कई जगह आपको इम्पैक्ट करेगा। मैंने जैसे पहले भी बताया है कि इकोनॉमिक्स में क्या होता है, मईशत में क्या होता है, हर चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। अगर एक चीज़ यूं घूम रही है तो घड़ी की तरह दूसरी चीज़ उसके अपोजिट साइड घूम रही होगी, कोई चीज़ उसके जानिब भी घूम रही होगी, मुमकिन है। तो ये जो अलग अलग चीज़ें हैं ये एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। अब देखो, करेंसी की सर्कुलेशन बढ़ेगी तो उनके हुकूमती इदारों में करने वाले जो लोग, काम करने वाले लोग हैं, उनको पैसे दिए जाएंगे, दीगर चीज़ों में मज़ीद पैसे दिए जाएंगे, और ये तमाम जो मामलात हैं, इन तमाम मामलात में लोगों के पास उनकी हैसियत बढ़ेगी, कुव्वत ख़रीद बढ़ जाएगी। जब कुव्वत ख़रीद बढ़ेगी, ये वाली लॉजिक समझ आ रही है? जैसे के तौर पे पहले तनख्वाह थी 8,000 रुपये, फिर क्या हुआ, हुकूमत ने कहा नहीं यार, करेंसी नोट छापते हैं, लोगों की तनख्वाह बढ़ा दो, बढ़ा दी। जब करेंसी नोट छाप के लोगों की तनख्वाह बढ़ाई है तो अल्टीमेटली सबकी कुव्वत ख़रीद क्या हो गई? बढ़ गई। जब कुव्वत ख़रीद बढ़ती है तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि लोगों की तलब में इजाफा हो जाता है, लोगों की
तलब में इजाफा हो जाता है। जब किसी चीज़ की तलब में इजाफा होता है या इकॉनमी के अंदर कई चीज़ों की तलब में इजाफा हो जाता है तो उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि माशरे में तलब बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन उस प्रोडक्ट की सप्लाई जो है, उस चीज़ की रसद जो है, वो तो अपनी जगह पे कांस्टेंट है ना, वो तो अपनी जगह पर उतनी ही मौजूद है। अगर किसी चीज़ की रसद बरकरार रहे और उसकी तलब बढ़ जाए तो उसकी कीमत क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई अपनी जगह कांस्टेंट हो, सप्लाई नहीं बढ़ ली लेकिन डिमांड बढ़ गई है, तो अल्टीमेटली होगा क्या? उसकी कीमत हम बढ़ाएंगे, उसकी रकम हम बढ़ा देंगे, उसकी प्राइस बढ़ा देंगे। और नतीजतन क्या होगा कि कई चीज़ों की जब कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं तो आपकी मईशत में, आपकी इकॉनमी में इन्फ्लेशन क्रिएट कर देता है, महंगाई क्रिएट कर देता है। बात समझ आई? और नतीजतन क्या होगा दोबारा कि आपकी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। तो जो मामला पहले था वही मामला अब भी है। बात समझ आ रही है? अगर मईशत को बेहतर बनाना है, मैं तो उमूमी तौर पे अक्सर लोगों से यही जुमला कहता हूँ कि भाई मैं तो आप जितना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इतने बड़े बड़े इकॉनमिस्ट बैठे हुए हैं और उनको बात समझ पता नहीं क्यों नहीं आ रही। इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा और उसके ऊपर कोई, देखो हमारे एक छोटा सा मसला है, अगर कोई बंदा कोई नया आइडिया सजेस्ट करता है तो उसके ऊपर इतना अमल भी नहीं किया जाता। बिकॉज यहाँ पे हमारा एक अजीब निज़ाम चल रहा है। हर साल इंडिया अपने इंडिपेंडेंस डे में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, हम लोग एक गाना लॉन्च कर देते हैं। सही है? तो जाहिर सी बात है ना, इकॉनमी ग्रो किसकी करेगी? हमारी तो नहीं कर रही ना। हम तो देख रहे हैं कि हमारी इकॉनमी ग्रो नहीं कर रही। बिकॉज हमारे यहाँ ग्रो क्या कर रहा है? हमारे यहाँ ग्रो कर रहा है एनजीओज। हमारे यहाँ फैल क्या रहा है? एनजीओज फैल रहा है ना। मजीद आवाम को भीख मांगने की आदत में डाला जा रहा है। ऐसा ही है ना, देकर चीजें पूरी कर दो, भीख दे दो और कौम को भिखारी बना दो। बात समझ आ रही है? कौम भी खुशी खुशी तस्लीम कर रही है भीख मांगने को। हम भीख मांग रहे हैं, सॉरी, बट जिन लोगों के अंदर इज्जत नफ्स है वो कभी भी भीख मांगने को गवारा नहीं करेंगे। कम से कम एफर्ट तो लगाओ, कुछ काम तो करो। घर जा जा के सबको सिर्फ ये चाहिए कि तुम्हें चीज़ें सब पहुंचा दें कोई ना कोई लाके। नो, पता नहीं, मतलब हम कामचोर लोग हैं। एक बड़े ही नाम नहीं ले रहा उनका, अच्छी उन्होंने बात की थी, तो उनसे पूछा मैं कि लोग ये गरीब क्यों हैं? उन्होंने कहा क्या कहा आपने? समझ नहीं पा रहा। तो इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मईशत में, इकॉनमी में ये इतने लोग, गुर्बत इतनी क्यों है, गरीब लोग क्यों हैं इतने? कह रहे अच्छा आप उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो कामचोर हैं, जो निकम्मे हैं। और हमारे एक साथी होते हैं करीबी, उन्होंने बड़ा एक अजीब जुमला बोला। आई डोंट नो कि कितनी बात उनकी सही थी, उनका ये जुमला है, मेरा नहीं है। तो वो कहते हैं कि भाई जो इंसान 2 वक्त की रोटी नहीं कमाता उसके लिए बेहतर है मर जाए। वो क्यों जी के जिंदगी दुनिया पे बोझ बना हुआ, कुछ ही नहीं कर रहा ना वो। चलो एक बंदा है, चैलेंजेस हैं उसके साथ, फिजिकली चैलेंज्ड है, माजूर है, चलो समझ आती है बात, कर नहीं सकता ना यार वो, ठीक है। लेकिन हमने ऐसे फिजिकली चैलेंज लोगों को भी देखा है कि काम करें, लेकिन चलो एक उज़र तो है ना उसके पास। लेकिन अगर इसी जगह हम बात करते हैं उन लोगों की कि तमाम तर चीज़ें सही सलामत हैं लेकिन फिर भी मांगने की आदत नहीं है, लत है, ये नशा है, ये जिसको लग जाए वो उसको छूटता नहीं है। खैर, तो ज़र की तख्लीक का मईशत के ऊपर जो असर पड़ता है वो देखो इस तरह पड़ता है कि जैसे जैसे करेंसी तुम्हारी, तुम ज़र की तख्लीक बढ़ाते जाओगे नतीजतन। लेकिन देखो ऐसा भी नहीं कि ज़र की तख्लीक ना हो, ये भी ख़तरनाक है, कम हो ये भी ख़तरनाक है। यानी इसको एक बैलेंस में रखना ज़रूरी है। बैलेंस में रखोगे तो क्रेडिट क्रिएशन या ज़र की तख्लीक, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट हो, ज़र की तख्लीक आपको फ़ायदा देगा। बैलेंस ना हो तो नुकसान होगा। बात समझ आ गई? चलो अब बात करते हैं कमर्शियल बैंक कैसे ज़र की तख्लीक करता है। कैसे ज़र की तख्लीक करता है, क्रेडिट की क्रिएशन करता है। देखो ये वाहिद वो पॉइंट इतना बड़ा है जो कमर्शियल बैंक को इस्लामिक बैंक से मुख्तलिफ करता है, और इसका असर भी देखोगे तुम लोग। सही है?
देखो ये सपोज कर लो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली स्टाइल में पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी नहीं पढ़ा रहा है इसकी, सही है ना। एक होता है प्राइमरी डिपॉजिट, एक होता है सेकेंडरी एक्टिव डिपॉजिट, पैसिव डिपॉजिट। मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं तुम लोगों को एक्चुअल वे में सिखाना चाहता हूँ कि होता क्या है, रियल लाइफ में क्या होता है। और इस बात को हम समझेंगे इसलिए मैं क्वेश्चन को या इलस्ट्रेशन को थोड़ा आसान कर रहा हूँ, क्वेश्चन और इलस्ट्रेशन को थोड़ा आसान कर रहा हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए मेरी। देखो ये वाला जो साइट होता है बैंक का, ये होता है असासों का साइट, और ये वाली जो साइट होती है ये होती है कर्जों और लाइबिलिटीज का साइड, लाइबिलिटी या इक्विटी का साइड, सही है ना। अब जो एसेट साइड होती है, अब एक बात याद रखना, उम्मी तौर पे आप लोग नॉर्मली देखते होंगे कि जब आप बैंक से पैसे निकालते हैं तो आपके पास मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड। पैसा निकाला है आपने तो क्या कहेगा, आपका अकाउंट डेबिट हुआ है, और जब आप पैसा डलवाएंगे तो वो कहेगा आपका अकाउंट क्रेडिट हुआ यानी बढ़ा है, ठीक है। तो ये भी खैर एक अकाउंटिंग का टॉपिक है, हम इसके ऊपर नहीं जा रहे कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में कैसे इसको मैनेज किया जाता है, बट अपार्ट कभी अगर वक्त मिला तो ज़रूर इसके ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन अभी जो मुझे बताना है वो समझ लें आप लोग तरीके से, ठीक है। जब कभी भी बैंक किसी को कर्जा देता है, बैंक किसी को कर्ज देता है, तो बैंक के लिए वो क्या है, असासा है कर्जा, असासा। बैंक के लिए क्या है वो, क्यों, बैंक के लिए वो एसेट इसलिए है क्योंकि बैंक उससे फ्यूचर में बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहा है, वो इकोनॉमिक रिसोर्स है, उसके ऊपर ओनरशिप उसी बंदे का है, ठीक है। एसेट की 3 क्वालिटी होती है, क्या क्या, कि वो इकोनॉमिक रिसोर्स होना चाहिए, उसके ऊपर ओनरशिप और कंट्रोल उसी बिजनेस का होना चाहिए, और बिजनेस उससे फ्यूचर में बेनिफिट एक्सपेक्ट करता हो, यानी वो चीज़ उसमें पैसा शामिल हो, उसके ऊपर इकोनॉमिक रिसोर्स, वो इकोनॉमिक रिसोर्स उसके ऊपर ओनरशिप और कंट्रोल उसी का हो, और उससे फ्यूचर में बेनिफिट भी उसको एक्सपेक्टेशन हो। अब बैंक ने किसी को कर्जा दिया, क्या पैसा शामिल है, इकोनॉमिक रिसोर्स हो गया ना, इकोनॉमिक रिसोर्स है, उसके ऊपर ओनरशिप और कंट्रोल बैंक का है। ऐसा तो नहीं पड़ोस वाले पप्पू भाई जाएं और बोले तुमने बैंक से कर्जा लिया था ना, हाँ जाओ माफ किया तुमको मैंने, कर सकता है माफ, वो नहीं कर सकता। या सामने वाले गुड्डू भाई चले जाएं, तुमने बैंक से कर्जा लिया था, अच्छा चलो लाओ पैसे दो, जमा करवाओ मुझे। ओनरशिप किसकी है, बैंक की, वसूल कौन करेगा, बैंक। कंट्रोल किसका है, बैंक का, माफ भी कौन कर सकता है, बैंक। बात समझ आ रही है। और क्या बैंक को इस पैसे की वजह से फ्यूचर में बेनिफिट नजर आ रहा है, आ रहा है नजर, हो गया ना, तीनों क्वालिटी पाई गई, एसेट के, एसेट की सारी क्वालिटी पाई गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, लिहाजा एसेट। बात समझ आ गई। अब बैंक जब किसी को कर्जा दे रहा है तो उसके लिए क्या है, एसेट है, और जब बैंक के पास कोई पैसा रखवा रहा है तो बैंक के लिए वो क्या है, कर्ज है ना। अशफाक साहब आए और आके उन्होंने बैंक के पास 10 लाख रुपए रखवा दिए, तो अब इसका मतलब बैंक के ऊपर ये 10 लाख रुपए क्या है, कर्ज है। हमने पहले भी क्लासों में इस बात का तस्करा किया है, बात समझ आ गई, कर्ज है। अब देखो मिसाल के तौर पे अशफाक आया और अशफाक ने डिपॉजिट करवाया, तो मैं इसको अपने इस साइड शो करूंगा, डिपॉजिट अशफाक। अशफाक ने 1 लाख, कितने डिपॉजिट करवाए, 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवाए, सही है। अब बैंकर ने कहा ये 1 लाख रुपए अगर मैं ऑफिस के या बैंक के सेव में रहने दूं, बैंक की तिजोरी में रहने दूं, तो ये 1 लाख रुपए 1 लाख 1 रुपए भी होने वाले तो नहीं है। लिहाजा अगर इस पैसे को मुझे बढ़ाना है तो मुझे इस पैसे को आगे कर्ज पे चलाना है। मैं शायर भी हूँ थोड़ा बहुत, सही है। अगर मुझे इस पैसे को बढ़ाना है तो आगे चलाना है। क्या बात है, देखा, रदीफ और काफिया मिलाने में हम लोग माहिर लोग हैं, सही है। तुक्का लग गया वैसे इस बार, ठीक है। अब ये पैसा हमने क्या करना है, आगे कर्ज के तौर पे देना है। लेकिन मसला ये है कि अशफाक ने जो पैसे रखवाए हैं, क्या मुमकिन है कि अशफाक को उस पैसे की जरूरत पड़ जाए और निकाल ले, वो हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो बैंक क्या करेगा, एक सर्टेन अमाउंट, एक छोटा सा अमाउंट रिजर्व के तौर पे रख देगा। क्या करेगा,
देखो रिजर्व रखने के ना कई उसूल होते हैं, यानी रिजर्व जब रखा जाता है तो प्रिंसिपल्स ऑफ रिजर्व होते हैं। कई चीज़ों को देखा जाता है रिजर्व रखने से पहले कि अकाउंट का टाइप क्या है, बैंकिंग हैबिट क्या है लोगों की, बड़ी तफसीली बहस है, उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आसान करने के लिए, क्योंकि मुझे तो ये मौजूद समझाना है ना, मैं रिजर्व कंसीडर कर लेता हूँ कि 10% रख रहा है। कितना परसेंट रख रहा है? तो मैंने रिजर्व के तौर पर रख दिया 10%। तो 1,00,000 का 10% होता है 10,000। कितना होता है? अब ये जो 10,000 रख दिया, मेरे पास कितना पैसा मौजूद है? 90,000। कितना पैसा मौजूद है? 90,000। ये 90,000 रुपए मैं आगे कर्ज के तौर पे दे दूंगा। नाम बताओ यार कोई अच्छा सा। शाहनवाज। ये 90,000 रुपए मैं आगे कर्ज के तौर पे दे दूंगा शाहनवाज को। जब मैं 90,000, ये लो शाहनवाज 90,000 रुपए, ये सही है, दिया कर्ज के तौर पे शाहनवाज को दे दिया। जब मैं 90,000 रुपए कर्ज के तौर पे शाहनवाज को दूंगा तो मैं कह दूंगा लोन। कि किसको दिया मैंने? शाहनवाज। 90,000 रुपए शाहनवाज को मैंने लोन के तौर पे दे दिया। देखो भैया, बैंक जब किसी को लोन देता है ना, लाओ वापस दो बेटा, इतने आसानी से बैंक पैसे नहीं देता किसी को, लाओ शाबाश। ये होशियारियां जो है ना तुम लोगों की बहुत हो गई। अब बैंकों की भी होशियारियां देखो। शादी का कार्ड है ये, इसको आप लोग ये नहीं समझिएगा कि सच में 90,000 रुपए इतनी बड़ी रकम है। शाहनवाज के पास डकैती वकैती पड़ गई तो शाहनवाज बोलेगा सर आपकी वजह से डकैती पड़ी है मुझे। ठीक है, ये 90,000 रुपए मैंने देने थे किसको? शाहनवाज को। मैंने ऐसे करके बढ़ाया और बढ़ाने के बाद वापस बैंक के अकाउंट में डाल दिया। क्योंकि बैंक जब भी किसी को कर्जा देता है, बैंक जब भी किसी को लोन देता है तो वो फिजिकल कैश नहीं देता, बल्कि क्या करता है, उसके नाम पर अकाउंट में उतने पैसे ट्रांसफर कर देता है। तो जब वो अकाउंट में ट्रांसफर करेगा तो इसका मतलब डिपॉजिट आ जाएगा शाहनवाज का भी। शाहनवाज का डिपॉजिट आ जाएगा 90,000 रुपए का। 90,000 रुपए का शाहनवाज का डिपॉजिट हमारे पास आ गया। अब ये 90,000 रुपए तो आ गया ना हमारे पास डिपॉजिट की शक्ल में, सही है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 90,000 रुपया पूरा का पूरा शाहनवाज निकालने वाला नहीं है, बल्कि इसका 10% तक मैं क्या कर देता हूं, रिजर्व के तौर पे रख देता हूं। 10% में क्या कर देता हूं, रिजर्व के तौर पे देता हूं। अभी समझाऊंगा ये वाली कहानी, समझ होगा क्या। रिजर्व के तौर पे 9,000 बेटे, क्योंकि 90,000 का 10% कितना होता है? 9,000। 9,000 मैंने रिजर्व के तौर पे रख दिया। अब मेरे पास कितना पैसा बचा हुआ है? 81,000। कितना बचा हुआ है? 81,000। ये 81,000 रुपए मैं अब लोन के तौर पे दे दूंगा। तुम्हारा नाम क्या चल रहा है? मोहम्मद इकराम को 81,000 रुपए अब मैं लोन के तौर पे देने लगाऊं, लेकिन देना नहीं है। अब मैंने क्या किया कि मैंने लोन दे दिया किसको? इकराम भाई को 81,000 रुपए। जब 81,000 रुपए मैंने लोन के तौर पे दिया है तो फिर क्या किया होगा? ये 81,000 रुपए ऐसे करके बढ़ाया, हाथ बढ़ाओ, हटा के यहाँ रख दिया कि भाई इकराम तुम्हारे अकाउंट में मैंने डिपॉजिट कर दिया है। इकराम तुम्हारे अकाउंट में मैंने ये अमाउंट भी डिपॉजिट कर दिया। नहीं वो अच्छा फील होता है ना, किसी को ऐसे बढ़ाएं, वो हाथ बढ़ाएं वापस हटा लें, अंदर से फील गुड। हम लोग पाकिस्तानी लोग जो है ना यार, देखो बड़े अच्छे होते हैं, वो अपना फायदे से ज़्यादा दूसरे के नुकसान में दिलचस्पी रखते हैं। सही है। एक बार ऐसा हुआ ना कि चिराग मिला एक अलादीन का, वो उस चिराग से जिन निकलता है, सही है। तो पाकिस्तानी था एक बंदा, सुना होगा बहुत से लोगों ने, बहुत पुराना है, सुना दे रहा हूँ फिर। तो जिसने नहीं सुना भाई वो व्यूवर्स सुन ले उनके लिए। तो पाकिस्तानी बंदा जो है वो पाकिस्तानी, चाइनीज़ और एक नाइजीरियन, थोड़ा सा डार्क कलर का होता ना, दामर में डूबा हुआ वो वाला, तो वो बंदा एक जा रहा था। ये तीनों साथ साथ जा रहे थे और सबको बड़ी प्रॉब्लम थी ना। तो अलादीन का चिराग उनमें मिला, उन्होंने साफ़ किया तो उसमें से जिन बाहर आ गया। जिन ने कहा भाई क्या चाहते हो, 3 हुक्म
तुम्हारे मैं पूरे कर सकता हूँ, 3 ख्वाहिश मैं तुम्हारी पूरी कर सकता हूँ। तो जो आपका एक चाइनीज़ बंदा था ना, उन बेचारों की आंखें थोड़ी सी खिंची खिंची इतनी होती, छोटी छोटी सी, नज़र नहीं आता उनको ना। वहाँ तो वैसे सारे कॉपी पेस्ट सब एक ही शक्ल के लग रहे होते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम थी। मैंने कहा मैं चाहता हूँ ना मेरे आँख पूरे खुले, खुल नहीं रहे। तो जिन ने जादू किया और वो जो है आँख उसकी बिल्कुल खुलने लगी और अच्छा हो गया। अच्छा जी, फिर नाइजीरियन की बारी आई। नाइजीरियन ने कहा ना मुझे मेरा कॉम्प्लेक्शन जो है ना थोड़ा सा बेहतर करना है, ये बहुत डार्क है, लोग मजाक बनाते हैं मेरा, तो आप थोड़ा सा जो ना मेरे सिर्फ चेहरे पे आंख और दांत नज़र आ रहे हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ बेहतर कर दें इसको। तो अच्छा अपना जो है नाइजीरिया में या दीगर जगहों पे हमारे पाकिस्तान वाली ब्यूटी क्रीम भी तो नहीं मिलती ना, वाइटनेस वाली नाइट क्रीम लगा के बंदा जो है था किसी और कलर का, बिल्कुल पठान कलर का हो गया। हाँ, तो अब ये हाँ सन ब्लॉक तो बहुत अलग चीज़ है। नाइट क्रीम भाई बिल्कुल अंदर से वाइट करता है, वो अलग चीज़ है वो। तो हाँ कैप्सूल वगैरह देखो सबको पता है। तो अब उसने नाइजीरियन ने ये मतलब जो है ना उससे ख्वाहिश की और उस जिन ने जो है उसको गोरा कर दिया। पाकिस्तानी खड़ा हो गया ना वहाँ पे, हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। तो उसने कहा ना कि क्या हुक्म है मेरे आका, अब तुम बताओ। उसने कहा तुम दोनों को वापस वैसे ही कर दो जैसे पहले थे ये। तो वी आर नॉट कंसर्न फॉर आवर बेनिफिट, हम लोग को अपने बेनिफिट से ज़्यादा दूसरों के नुकसान में दिलचस्पी है, जो सच्ची बात है। ये हम लोग का पाकिस्तानी कल्चर है भाई, ये हम लोग के पास है सिर्फ, और किसी के पास नहीं है। हम लोग कर सकते हैं ऐसा, हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता। ये क्वालिटी है भाई, हर बंदे में नहीं होती। खैर अब देखो, इकराम को 81,000 रुपये का हमने लोन दिया। तो जब लोन दिया तो जाहिर सी बात है 81,000 का डिपॉजिट भी इकराम भाई का हमारे पास आ गया है। 81,000 रुपये हमारे पास आ चुका है। देखो ये मैंने 3 हाथ चलाया है, यानी 2 हाथ चलाया है मैंने ये पैसा मैंने कितने बार चलाया है? 2 हाथ चलाया ना, यानी एक ही पैसे को मैं कर्ज और उसी कर्ज को मजीद कर्ज पे दिए जा रहा हूँ। उमूमी तौर पे जो बैंक से 5 टाइम्स करते हैं ऐसा, कितनी बार करते हैं? 5 टाइम्स करते हैं ऐसा। लेकिन मैं अभी 2 टाइम में ही देखूं तो मेरे पास टोटल डिपॉजिट कितना हो गया? 1,90,000 81,000, ये हो गया 2,71,000 रुपए। कितने हो गए? 2,71,000 रुपए 2 बार घुमाने पे, सिर्फ कितनी बार घुमाने पे? 2 बार घुमाने पे 2,71,000 रुपए मेरे पास हो गए हैं। मुमकिन है कि मैं 5 बार करूं तो और ज्यादा बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे? मजीद और बढ़ जाएगा ये अमाउंट, यानी जैसे जैसे ये अमाउंट बढ़ता चला जाएगा 5 बार करने के बाद। ये क्या है? इसको कहते हैं कर्ज की तख्लीक। क्या कहते हैं इसको? कर्ज से कर्ज, कर्ज से कर्ज और कर्ज से कर्ज, यानी एक ही पैसा 5 हाथ तक घुमाया जा रहा है। इस तरह होता है क्रेडिट की क्रिएशन। अच्छा अब देखो, जब मुझसे शहनवाज आया था कर्ज लेने के लिए, तो मैंने शहनवाज को ये तो नहीं कहा होगा कि शहनवाज तुम मेरे फुप्पी के लड़के हो, तुम ऐसे ही ले लो पैसे, बोला होगा ऐसा? ऑब्वियस बात है, बैंक आपको कर्ज ऐसे ही तो देगा नहीं। बैंक कहेगा शहनवाज हम तुम्हें कर्ज तो देंगे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन गारंटी क्या है? भाग गए तुम, क्या रखूं अपने पास? कुछ तो रहन के तौर पे रखवाओ, कुछ तो गिरवी रखवाओ, कुछ तो सिक्योरिटी दो, कुछ तो कोलेट्रल दो। तो शहनवाज अपने घर के कागजात जमा करवा देता है मेरे पास। अब मेरे पास क्या है? एक कागजात आ गए कि अगर शहनवाज भाग भी गया तो घर बेच के पैसा वसूल कर लूंगा। इकराम आया, इकराम आने के बाद कहने लगा सर कुछ नहीं है मेरे पास, किडनी विडनी निकाल के दे दे भाई। खैर पार्ट ऑफ जोक ऐसा नहीं होगा, बल्कि इकराम ने भी कोई ना कोई चीज़ तो मेरे पास रखवाई होगी। क्योंकि देखो इकराम से किडनी इसलिए नहीं मांग रहा हूँ, इतना बेचारा ख़त्म सा आदमी है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि इसके कमर में किडनी आती कैसे होगी, मतलब 0 के साइज़ की होगी किडनी तो आ जाएगी। अब थोड़ा सा कोई भारी वारी बंदा हो ना, इकराम देखो मशीन पे नहीं चढ़ता, वेट मशीन पे। अगर वेट मशीन पे इकराम चढ़ जाए अगर तो क्या होगा? अंदर से पर्ची आएगी कि मजाक नहीं करो यार, इंसानों को चढ़ाओ मक्खियाँ हटाओ। इकराम का ऐसा कोई वो नहीं है, इकराम ऐसे बहुत अच्छा लड़का है। सही है, तो इकराम का वो मसला नहीं, इकराम अच्छा बच्चा। मैंने इसलिए किडनी का इससे नहीं कहा। हाँ कैमरे में नहीं आ रहा ना वो, बीच से काट के स्टेटस लगाऊंगा इसका। सही है। अच्छा वैसे एक चीज है, उस तरह इकराम मशहूर हो जाएगा। अच्छा एक मजे की चीज है,
एक मजे की चीज है, ये इसकी हरकत पे मुझे एक बात और याद आ गई। हम लोगों को ना दो चीजें हमेशा दूसरों की अच्छी लगती है। बड़े समझदार लोग हैं। एक तो समझदार हैं आप लोग, एक तो अहलिया, दूसरी बेइज्जती। ये हमेशा दूसरों की अच्छी लगती। किसको अपनी बेइज्जती अच्छी लगती है बताओ? नहीं, मैं तो बात कर रहा था। सही है, तो कोई बात नहीं। जो बंदा अच्छा होता है आदमी उसके बारे में तस्करा करता है, हम लोग कर रहे हैं। बाकी कभी कभी आदमी मज़ाहियतन मदनी खा के, सही है। खैर, तो क्रेडिट की क्रिएशन वाली बात यहाँ तक समझ आ गई। देखो, ज़र की तख्लीक है। इस्लामिक बैंकिंग क्या करता है, ये ज़र की तख्लीक इस तरह नहीं करता, इसीलिए वो एसिड बेस्ड फाइनेंसिंग करता है। कर्ज हो ही नहीं सकता वहां पे। एक कर्ज को दो हाथ से 3 हाथ चलाना मुमकिन वहां पे है ही नहीं, क्योंकि वहां पे होता क्या है, एसिड बेस्ड फाइनेंसिंग होती है। आप आएंगे कर्जा मांगने, बोलेगा है ही नहीं, क्या चाहिए, सामान चाहिए, खरीद लो जाके। अब खरीद के दे दिया हमने तुमको, तो अब मुझे बताओ पैसा बचा कहाँ जो मैं उसके ऊपर जाके कर्ज से कर्ज चलाऊं। अच्छा जी, क्रेडिट की क्रिएशन का टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म होता है, और इंशाल्लाह अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।